कि वक्त आ गया है कि सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर मोदी जी का सामना करना होगा। जिस तरह से मोदी जी शासन चला रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार बच पाएगी। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नाजमीन खान। अरविंद केजरीवाल के जो अधिकार हैं उनको छीनने का काम उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने किया, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के हक में फैसला सुनाया। यानी कि दिल्ली सरकार के पास जो अधिकार हैं उन पर फैसला लेने का हक अरविंद केजरीवाल को होगा और यहाँ पर तमाम और अधिकार जो हैं वो उपराज्यपाल के पास रहेंगे। लेकिन ऐसे में यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही खत्म हो जाती है, अरविंद केजरीवाल पर फैसला सुना दिया जाता है, तो उसके ठीक बाद यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक अध्यादेश जारी किया जाता है। यह अध्यादेश जारी करके यह साबित किया जाता है कि अरविंद केजरीवाल ने एलजी से ये अधिकार छीने हैं, जबकि दिल्ली सरकार के पास ये अधिकार नहीं होने चाहिए। जिसके बाद यहां पर अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में एक महारैली का आयोजन किया। तमाम लोगों ने उनका समर्थन किया और अरविंद केजरीवाल तमाम लोगों से मुलाकात करते हुए भी नजर आए। यहां पर साफ तौर पर खुलासा किया गया कि 5 जजों के फैसलों को चुनौती देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यादेश जारी किया है, यानी कि उनके फैसले को मानते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसी रामलीला मैदान में जब अरविंद केजरीवाल की ये महारैली आयोजित की गई थी, उसमें कपिल सिब्बल भी नजर आए थे। अब ऐसे में देखा जाए तो कपिल सिब्बल की चर्चाएं बहुत होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि महिला पहलवान खिलाड़ियों के हक में उनको लेकर जो एफआईआर दर्ज हुई थी बृजभूषण शरण सिंह पर, यहां पर कपिल सिब्बल की बदौलत ही हुआ था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने ही महिला पहलवान खिलाड़ियों का मुकदमा लड़ा था। अब ऐसे में यहां पर अरविंद केजरीवाल के हक में बोलते हुए भी नजर आ रहे हैं। कपिल सिब्बल की बात की जाए तो वो तमाम उन लोगों के समर्थन में उतरते हैं जो यहां पर मोदी सरकार के नीचे या उनकी वजह से मुश्किलों में आ जाते हैं। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल पर मुश्किलों के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में कपिल सिब्बल अब आम आदमी पार्टी का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। ये साथ क्या अब ये दर्शाता है कि चुनाव से पहले यहाँ पर कपिल सिब्बल आम आदमी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, या फिर ऐसे देखा जाए जिस तरीके से कांग्रेस की बात की जा रही थी तो वहाँ भी कपिल सिब्बल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी, लेकिन कपिल सिब्बल ने साफ तौर पर बता दिया था कि कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। लेकिन अब जिस तरीके से अन्य पार्टियों के मुकाबले यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी का साथ कपिल सिब्बल देते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये तमाम रुख अब साफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे मौके पर कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए और उनके झूठ को पर्दाफाश करते हुए क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। 2014 से पहले जब हम यूपीए सरकार में थे, उस समय अरविंद केजरीवाल जी हमारी मुखालफत करते थे और हमें लगता था कि गोदी मीडिया उनके साथ है। लेकिन समय बदल गया, सरकारें बदल गई, प्रधानमंत्री बदल गए और गोदी मीडिया भी शिफ्ट कर गया। अब गोदी मीडिया सरासर मोदी जी के साथ है। कई और चीजें भी बदल गई। उन्होंने कहा था कि आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, केवल हमें 60 महीने दो कि हम हिंदुस्तान की कायाकल्प बदल देंगे, हिंदुस्तान को बदल देंगे, हिंदुस्तान को इतना प्रगतिशील बना देंगे, इतना प्रगतिशील बना देंगे कि विश्व देखता रह जाएगा। 60 महीने नहीं, उनको लगभग 120 महीने मिले और इन्होंने हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया। इनको केवल मीडिया ने, उन्होंने केवल मीडिया को गोदी मीडिया नहीं बनाया, सब संस्थाओं को गोदी बना दिया। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे कोई भी संस्था हो, जुडिशरी के अलावा इन्होंने सबको अपनी गोदी में बैठा दिया। उसका नतीजा यह क्या हुआ कि लोकतंत्र खतरे में है, भाईचारा खतरे में है,
और जो इनकी मन मर्जी होती है वो ये करते हैं। आज मैं आपके सामने एक निर्दलीय सांसद के रूप में खड़ा हूं और मैं सोचता हूं और जानता हूं कि वक्त आ गया है कि सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर मोदी जी का सामना करना होगा। जिस तरह से मोदी जी शासन चला रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार बच पाएगी। आपको याद होगा कि हमेशा मोदी जी मंच पे कहते हैं कि मुझे एक डबल इंजन सरकार चाहिए। अब डबल इंजन सरकार का मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि हर प्रदेश में मेरी सरकार होनी चाहिए, केंद्र में मेरी सरकार हो, हर प्रदेश में मेरी सरकार हो, तभी तो डबल इंजन सरकार होगी। इसका मतलब लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है कि सारी ऑपोजिशन को खत्म करना, सारे प्रदेशों को अपने कब्जे में ले लेना, यही है लक्ष्य। लेकिन डबल इंजन सरकार बनेगी नहीं। मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूं कि ये सरकार डबल इंजन सरकार कभी हो ही नहीं सकती। केवल ये डबल बैरल सरकार है। डबल बैरल क्यों? कि एक बैरल तो ईडी और दूसरा बैरल सीबीआई। अब इन्होंने दिल्ली के साथ क्या किया, उस बात पे मैं अब आना चाहता हूं। आपने मुख्यमंत्री जी को चुना, दिल्ली सरकार में इतनी बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी आई, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी यहां शासन कर रही है, तब से इनका इरादा यह है कि किसी तरीके से इस शासन को चलने ना दो। आपको मालूम है कि संविधान में, क्योंकि दिल्ली एक राजधानी है, इसलिए मैं सरल तरीके से आपको समझाना चाहता हूं। मैं कोई कानूनी बात नहीं करूंगा, लेकिन ऐसी बात करूंगा जो आप लोगों को समझ आए। संविधान हमारा ये कहता है कि 3 चीजें केंद्र सरकार के हक में होंगी, जिसके बारे में राज्य सरकार जो है, जो केजरीवाल की सरकार है, उसमें दखल अंदाजी नहीं हो सकती। पहला तो जमीन, लैंड। ये क्यों? क्योंकि अगर दिल्ली जो हमारी राजधानी है, वहाँ एक डेवलपमेंट होगी और किस तरह से मकान बनेंगे, किस तरह से इमारतें बनेंगी, तो उसका सारा पावर जो है वो केंद्र सरकार को है, वो सही भी है। दूसरा, पुलिस। यहाँ कोई दंगे हो जाएं, यहाँ कोई फसाद हो जाए, तो क्योंकि राजधानी है, पुलिस की पावर भी केंद्र सरकार को होगी। और तीसरा, पब्लिक ऑर्डर, जिसको हम कहते हैं सार्वजनिक व्यवस्था। जहां तक पब्लिक ऑर्डर का भी सवाल है, वो भी पावर केंद्र सरकार को होगी। इसके अलावा कोई पावर केंद्र सरकार को नहीं होगी। केंद्र सरकार का हमेशा ये प्रयास रहा है कि किसी तरीके से भी सारी पावर खुद में समेट लें और जो आपकी चुनी हुई सरकार है उसको जीरो बना दें। हमेशा से ये इनका लक्ष्य रहा है। लेकिन जनता इनके साथ है, जनता भाजपा के साथ नहीं है, जनता मोदी जी के साथ नहीं है, जनता के अरविंद केजरीवाल के साथ है। ये बात इनको गले में अटकी हुई है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में और ये कहने लगे कि जो भी ब्यूरोक्रेट हैं, जो भी अधिकारी हैं, वो भी हम चुनेंगे और जो हम कहेंगे वो करेंगे। तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आपने फिर दिल्ली को एक लेजिस्लेटिव असेंबली क्यों दी? अगर आपने सारी पावर ही अपने हाथ में रखनी है, तो फिर आप इसको यूनियन टेरिटरी की तरह चलाना चाहते हो। आपको मालूम है कि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, आपको मालूम है कि कई ऐसी जगह हिंदुस्तान में है जो यूनियन टेरिटरी रही हैं और वहाँ कोई असेंबली नहीं है। असेंबली बनाने का मतलब क्या था? असेंबली बनाने का यही मतलब था ना कि जो लोग चाहें वही काम हो। लेकिन यहाँ लगता है कि जो मोदी जी चाहते हैं वही काम होना चाहिए। ये तो ना तो जनता को स्वीकार होगा, ना हमारे लोगों को स्वीकार होगा, ना हमारी देश की जनता को स्वीकार होगा। तो इन्होंने बड़ा प्रयास किया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। पहले 5 जजेस ने फैसला किया, उसके बाद दोबारा फैसला हुआ, दोबारा 5 जजेस का फैसला हुआ और इन्होंने कोशिश ये की कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को द्वारा
जो भी, देखिए किसी भी मंत्री के नीचे एक सेक्रेटरी होता है, जो भी मंत्री और जो भी सरकार के फैसले होते हैं उन फैसलों का पालन सेक्रेटरी को करना पड़ता है। लेकिन इन्होंने ये तय कर लिया कि सेक्रेटरी भी हम बनाएंगे और जो हम कहेंगे वो सेक्रेटरी करेगा, लेकिन मंत्री का कहना नहीं मानेगा। इन्होंने ये कोर्ट के सामने रखा। कोर्ट ने कहा ये असंवैधानिक है, ये गलत है, क्योंकि फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट का, लेजिस्लेटिव असेंबली का, मंत्रिमंडल का फायदा ही क्या है? अगर सारी चीजें आप ही ने करनी है तो फिर आपने चुनाव क्यों कराया? तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि जहां तक अधिकारियों का सवाल है, जहां तक सेक्रेटरी होम का सवाल है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का सवाल है, सेक्रेटरी टू डिपार्टमेंट का सवाल है, वो सेक्रेटरी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी मंत्रिमंडल को होगी। मतलब कि जो मंत्रिमंडल कहेगा, जो मंत्री कहेगा, उसका पालन उनको करना पड़ेगा। यह फैसला हो गया। ये 11 मई 2023 को यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। और फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने 19 मई को एक अध्यादेश जारी कर दिया। उस अध्यादेश के अंतर्गत इन्होंने कहा कि चाहे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो, जो सुप्रीम को कहा हो, हम जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का जो एक्ट है 1991 का, उसमें संशोधन करते हैं और उसके अंतर्गत हम एक कमेटी का गठन बनाते हैं। एक कमेटी में कौन होगा? एक तो मुख्यमंत्री जी चेयरमैन होंगे, उसके साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम होंगे और उसके साथ चीफ सेक्रेटरी होंगे। और साथ में कानून में यह कह दिया कि जो फैसले होंगे अगर आम सहमति से नहीं होते तो मेजॉरिटी से फैसले होंगे और अगर मेजॉरिटी से फैसले होंगे तो दो तो वहां ब्यूरोक्रेट हैं, एक प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी और एक चीफ सेक्रेटरी। वो किसके ब्यूरोक्रेट हैं? वो केंद्र सरकार के ब्यूरोक्रेट हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो लोग जो इस कमेटी में शामिल हैं उनका फैसला चुनी हुई सरकार के खिलाफ भी हो सकता है। मतलब कि आप मुख्यमंत्री जी की तौहीन कर रहे हो। अगर मुख्यमंत्री जी का फैसला नहीं चलने वाला तो फिर इसका मतलब यही हुआ कि ब्यूरोक्रेसी ही दिल्ली चलाएगी। इसका मतलब जो मुख्यमंत्री जी कहेंगे उसकी बात नहीं मानी जाएगी, और अगर बात नहीं मानी जाएगी और अवैध हो कुछ, तो उसके बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो अपने तौर पे खुद फैसला करेगा। ते पावर सारी लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी। अगर आम सहमति नहीं हो तो मंत्रिमंडल को जीरो कर दिया, चीफ मिनिस्टर को जीरो कर दिया, पावर ब्यूरोक्रेट्स को दे दी और फैसला केंद्र सरकार करेगी। तो फिर आपने काहे को असेंबली बनाई, काहे को आपने चुनाव दिया, काहे को आपने मंत्रिमंडल बनाया? ये कौन सा मजाक हो रहा है हिंदुस्तान में? ये संविधान का मजाक हो रहा है? ये किस किस्म के कानून हैं? और आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों ने कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला अध्यादेश द्वारा, कानून द्वारा रद्द नहीं कर सकते। वो उनके हक में नहीं है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ये रद्द नहीं कर सकते। तो मुझे मालूम है कि आप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है कि इस अध्यादेश को रद्द करना चाहिए, ये असंवैधानिक है। तो मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द करेगी, इसको खत्म करेगी, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो अध्यादेश ये कह दे कि जो चुनी हुई सरकार है उसके निर्णय नहीं माने जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्यूरोक्रेट कहता है उसके कहने माने जाएंगे। तो इसका मतलब कि असेंबली का कोई मतलब ही नहीं हो। केवल यही नहीं, हर एक मंत्रिमंडल के अंदर एक ब्यूरोक्रेट होता है, एक सेक्रेटरी होता है, उसकी भी नियुक्ति ये लोग करेंगे। उसके हक क्या होंगे ये भी ये लोग करेंगे। और अगर इसमें भी कोई मतभेद हो कमेटी में तो वो भी फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगी। मैं तो
आज मैं यहाँ आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि मैं समझता हूँ कि जब जब भी संविधान पे आक्रमण होता है तो हम लोगों को इकट्ठा होकर खड़ा होना चाहिए। मैं एक निर्दलीय सांसद हूँ, मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ। अखिलेश जी की वजह से उन्होंने मुझे निर्दलीय रूप में यहाँ पार्लियामेंट में भेजा है और मेरा मकसद ये रहेगा कि आने वाले दिनों में हर प्रदेश में जाकर मैं ये बात कहूँगा कि वक्त आ गया है कि हम सबको एकजुट होकर मोदी जी के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं आज आपको एक मन की बात बताना चाहता हूँ। मोदी जी हमेशा बच्चों को मन की बात बताना चाहते हैं, मैं भी आपको मन की बात बताना चाहता हूँ। वो ये है कि जनता इनको पसंद नहीं करती, जनता इनको नहीं चाहती। जनता कहती है काफ़ी हो गया, आपको बड़ा वक्त दे दिया, आप तो एक अमीरों के प्रधानमंत्री हैं, आम जनता के मामलों में तो आप दखलंदाजी नहीं करते। जनता पिस रही है। मैं आपको सच बात बताऊं कि आज के दिन में कौन सा ऐसा विभाग है जिसमें आम आदमी का फायदा हुआ हो। इस देश में 10% लोगों की जो संपत्ति है, 10% लोगों की जो संपत्ति है वो देश के जो 76% संपत्ति है वो 10 लोगों के पास है। 76%। 80 करोड़ लोग यहाँ 10,000 से कम पर माह कमाते हैं। तो ये कौन सा देश है? किसकी बात आप कर रहे हो? हम इंसाफ चाहते हैं और इसलिए मैंने कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही महीनों पहले एक निर्णय किया था कि हम एक वेबसाइट चलाएंगे जिसका नाम होगा इंसाफ के सिपाही। मैं चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी अब आप कार्यकर्ता को बताइए कि सब इस वेबसाइट में शामिल हों, अपना नाम से शामिल हों, कहाँ रहते हैं वो शामिल करें, डिटेल शामिल करें ताकि हिंदुस्तान के इंसाफ के सिपाही बने। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। जिस तरह से बेइंसाफ़ी हो रही है हमारे देश में, उसको हमें एकजुट होकर लड़ना है। कपिल सिब्बल के इस बयान के जरिए साफ तौर पर जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के हक में उनका कहना है तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता इतनी मजबूत है कि यहां पर ईडी सीबीआई की कार्यवाही करवाई जाती है, तमाम तरीके से शिकंजे कसे जाते हैं विपक्षी पार्टियों पर, जैसे राहुल गांधी पर कसा गया, तेजस्वी यादव पर कसा गया, अरविंद केजरीवाल पर, मनीष सिसोदिया पर। तो ऐसे में अब कपिल सिब्बल ने आम आदमी पार्टी का साथ दिया है। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय कि क्या वाकई यहाँ पर अब कपिल सिब्बल आम आदमी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, इसलिए अब आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हुए अरविंद केजरीवाल के हक में बोलते हुए नजर आ रहे हैं? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।